आज है रिवीजन डे 10। टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को करने से पहले दो तीन बातें आपने याद रखनी है। जी, सबसे पहले तो पूरे टॉपिक के बारे में आपको फ्लो चार्ट, आपको पता हो कि फ्लो चार्ट क्या है। हाँ जी, फ्लो चार्ट क्या है। ये देखें जी, ये मैक्सिमम इसमें है टॉपिक में। अगर आप देखें इसको, सेल के वेरिएंसेस में प्राइस है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम के वेरिएंसेस में आपको मार्जिनल कॉस्टिंग से भी आना चाहिए और एब्जॉर्प्शन से भी। साइलेंट होगा तो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड प्रॉफिट यूज होता है, ठीक है। मार्जिनल में क्या यूज होता है? स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन। उसके बाद कॉस्ट के वेरिएंसेस में मटेरियल कॉस्ट का वेरिएंस है। अगर सिंगल मटेरियल होगा तो प्राइस और यूजेज है। प्राइस और यूजेज में मैंने कहा था क्वांटिटी परचेज लेते हैं नॉर्मली, लेकिन कभी कभार क्वांटिटी यूज्ड भी लेते हैं, जिसको इशू टू प्रोडक्शन भी कहते हैं। और वो तब लेना है जब क्वेश्चन में मेथड फाइफो दिया हो, एव को दिया हो, या क्वेश्चन में कहा हो इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट एक्चुअल रेट्स, ठीक है। उसके बाद अगर एक से ज्यादा मटेरियल है तो प्राइस वेरिएंस हर मटेरियल का निकाल के आंसर ऐड करेंगे। यूजेज वेरिएंस में मिक्स यूजेज वेरिएंस के साथ साथ कौन से वेरिएंस निकाले जाते हैं? मिक्स और शीट। लेकिन पेपर में ये मांगे हों तो आपने निकालने हैं, अपनी तरफ से नहीं निकालने। लेबर में जब आते हैं तो विदाउट आइडल टाइम दो वेरिएंस हैं। विद आइडल टाइम में अगर अनएक्सपेक्टेड आइडल टाइम है तो रेट, एफिशिएंसी और आइडल टाइम का है। और अगर एक्सपेक्टेड आइडल टाइम है तो फिर ये तीन है: रेट, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एक्सेस आइडल टाइम। हमें पेपर में ये कैसे पता चलेगा कि अनएक्सपेक्टेड आइडल टाइम आया हुआ है या एक्सपेक्टेड आइडल टाइम है? अगर आइडल टाइम सिर्फ एक्चुअल डेटे में दिया हो तो अनएक्सपेक्टेड है। अगर आइडल टाइम कार्ड में भी दिया हुआ है और एक्चुअल डेटे में भी दिया है तो फिर वो एक्सपेक्टेड आइडल टाइम का केस है। ओवरहेड्स में कोई मसला नहीं, दो ही वेरिएंस है, रेट और एफिशिएंसी का। फिक्स्ड ओवरहेड में अगर कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करती है तो सिर्फ एक वेरिएंस होता है। अगर कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करती है, कुछ ना कहे, साइलेंट हो, तो एब्जॉर्प्शन ही मानी जाएगी। तो एक फिक्स्ड एफओएच का टोटल वेरिएंस होता है जिसको हम अंडर ओवर अप्लाइड कहते हैं। एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है, वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम के दो वेरिएंस आगे कौन से हैं? एफिशिएंसी और कैपेसिटी। ये तब निकालने हैं जब उसने मांगे हों, ठीक है, इफ रिक्वायर्ड। उसके बाद प्रॉफिट की रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हमें आनी चाहिए, जो बजटेड प्रॉफिट से शुरू होती है। सारे फेवरेबल वेरिएंस ऐड होंगे और एडवर्स वेरिएंस माइनस होंगे, ठीक है। बैकवर्ड अप्रोच में मैंने कहा था आपको आंसर वेरिएंस का दे देता है और आपने वहां से बैक कैलकुलेशन करनी है। ये 2022 स्प्रिंग के बाद दोबारा नहीं आया जी, बैकवर्ड वाला, लेकिन आ सकता है इस दफा शायद है, लेकिन छोटे नंबरों का होता है। कॉजेज ऑफ द वेरिएंस मैंने कहा था थ्योरी है, तो इसका मैं पेज दूंगा तो वो आपको गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगा, वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने 3 से 4 नंबर की आ जाती है किसी भी क्वेश्चन के साथ। तो मैंने कहा था ये आप वैसे खुद अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप वो पेज पढ़ जाएंगे जिसके ऊपर मैं ये आपको बता रहा हूँ, तो फिर आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये आपको इस पूरे टॉपिक की समरी मतलब पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या है। ऐसा ना हो कि आप कोई टॉपिक मिस कर जाएं, तो पेपर में जाने से पहले इनको देख जाएं। उसके बाद इसकी एक फॉर्मूला शीट है। फॉर्मूला शीट पे मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वो फॉर्मूला शीट भी आपको मिल जाएगी।
मतलब गूगल क्लासरूम पे ही मिलेगी जो भी चीज मिलेगी, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ ताकि आपके पास ये समरी आ जाए कि ये पूरे टॉपिक की मतलब एक फ्लो चार्ट है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। छोटी 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 कई चीजें हैं। अच्छा, अब जब क्वेश्चन का डेटा पढ़ते हैं ना वो प्रॉब्लम होती है, तो डेटे के लिए याद रखें असूल क्या है, रूल क्या है। बेसिक रूल याद रखना है। रूल नंबर 1, रेट्स जो आपको चाहिए ना वो टोटल में नहीं चाहिए। रेट्स मतलब सेल प्राइस का रेट चाहिए पर यूनिट पे, मटेरियल का रेट चाहिए पर केजी पे, लेबर का रेट चाहिए पर आवर पे, वेरिएबल ओवरहेड का रेट चाहिए पर आवर पे, ठीक है। फिक्स का पर आवर या पर यूनिट स्टैंडर्ड चाहिए होगा, एक्चुअल नहीं। तो ज्यादातर जो रेट्स हैं, रेट्स आर नीडेड ऑन पर यूनिट, पर आवर, पर केजी बेसिस। जो रेट्स आपको रुपीस में दिए होते हैं बेटा वो टोटल में नहीं चाहिए, लेकिन जो आपको क्वांटिटी चाहिए, क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, घंटे चाहिए, यूनिट्स चाहिए, वो टोटलिटी में चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको यानी क्वांटिटी या वॉल्यूम या आवर्स, ये हमें किस में चाहिए होते हैं, इन टोटल। मसलन टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड होंगे, अगर पर यूनिट दिए हुए हैं तो वो नहीं चाहिए, इनटू यूनिट्स करना पड़ेगा। मटेरियल के अगर केजी चाहिए तो वो पर यूनिट पे नहीं चाहिए, वो टोटलिटी में चाहिए। रेट्स पर यूनिट, पर आवर, पर केजी, पर लीटर। लेकिन जो क्वांटिटीज हैं, वॉल्यूम्स हैं, घंटे हैं, वो आपको किस में चाहिए होते हैं, टोटलिटी में। मेरी बात समझ आ रही है। उसके बाद अगली चीज, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी किसी चीज के साथ लफ्ज क्या लिखा हुआ आ जाएगा, बजटेड का लफ्ज लिखा हुआ आ जाएगा, तो उसमें आपको जो भी पर यूनिट स्टैंडर्ड है उसको इनटू क्या करना पड़ेगा, बजटेड यूनिट्स, बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है। किसी भी चीज के साथ जिसके साथ अगर मैं बजटेड लिख दूं तो आपने बजटेड यूनिट से करना है। और अगर मैं किसी चीज के साथ लिख दूं टोटल स्टैंडर्ड, क्या लिख दूं, टोटल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वैसे पर यूनिट पे होता है लेकिन टोटल स्टैंडर्ड लिख दूं तो उसका मतलब होता है जो भी पर यूनिट चीज स्टैंडर्ड है इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स। यानी बजटेड चीज जो होगी वो टोटल में जब निकालेंगे, टोटल बजटेड चीज निकालनी है तो वो आपने बजटेड प्रोडक्शन यूनिट से निकालनी है। टोटल स्टैंडर्ड कोई भी चीज निकालनी है, जैसे टोटल स्टैंडर्ड लेबर आवर होते हैं, तो वो स्टैंडर्ड लेबर आवर पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। यानी स्टैंडर्ड पर यूनिट पे होता है, लेकिन अगर टोटल स्टैंडर्ड कह दूं तो वो इनटू बजटेड प्रोडक्शन नहीं होगा, वो इनटू क्या होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद अगला रूल क्या है, कॉस्ट के सारे वेरिएंसेस में, कॉस्ट के सारे वेरिएंसेस में स्टैंडर्ड या प्लान या बजट चीज पहले होगी और एक्चुअल डाटा ब्रैकेट में बाद में होगा, ठीक है। तो जितने भी कॉस्ट के वेरिएंस निकाले जा रहे हैं उनमें स्टैंडर्ड पहले लिखा जाएगा और एक्चुअल बाद में। और अगर सेल के वेरिएंसेस की बात करें तो उसमें एक्चुअल फिगर ब्रैकेट में पहले लिखी जाएगी और बाद में स्टैंडर्ड या बजटेड जो भी होती है रिक्वायर्ड जो, ठीक है, उसमें ये फॉर्मूला उल्टा लिखा जाएगा। कॉस्ट के वेरिएंसेस में सिर्फ दो वेरिएंसेस हैं जिनमें एक्सेप्शन है। कॉस्ट के दो वेरिएंस है जिनमें एक्चुअल पहले लिखते हैं, एक है फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस, ये एक्सेप्शन है। इसमें हम स्टैंडर्ड या बजट पहले नहीं लिखते, इसमें हम पहले लिखते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स माइनस बजटेड। और दूसरी एक्सेप्शन है फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है, उसमें भी एक्चुअल फिगर पहले लिखते हैं। नहीं तो कॉस्ट के सारे वेरिएंसेस में हम एक्चुअल डाटा बाद में लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर पहले फिगर क्या लिखते हैं, ये एक्सेप्शन है। ये दो चीजें, दो फॉर्मूले एक्सेप्शन है, बाकी सारे फॉर्मूलों में एक ही असूल चलेगा। मटेरियल का रेट वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, लेबर का रेट वेरिएंस है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट है तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल वेरिएबल रेट, फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर है तो बजटेड फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल। यानी प्लान चीज पहले लिखनी है, एक्चुअल बाद में लिखनी है ब्रैकेट के अंदर। समझ आ रही है आपको। दो वेरिएंस ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है जिनमें एक्चुअल फिगर पहले लिखते हैं, बाकी सब कुछ ऐसे ही चलेगा।
और उसके अलावा क्या है जी, ये दो मोटी 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 बातें यही हैं, ये रूल्स हैं आपके जिनका ख्याल रखना है आपने। अब मैं आपको जो क्वेश्चन दिया इसको सॉल्व करें, इन रूल्स को सामने रखते हुए कोई फॉर्मूला समझ ना आ रहा हो तो वो फिर आप पूछ सकते हैं। ये सारे वेरिएंसेस इसमें मांगे गए हैं, पहले इक्वलेंट यूनिट्स निकालना है, फिर उसके बाद ये सारे वेरिएंसेस मांगे हुए हैं, तकरीबन सारा चैप्टर ही पूछ लिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था मैं एक ही सवाल करवाऊंगा जिसमें ये सारे वेरिएंसेस हैं। तो ये क्वेश्चन हमने करना है, ये वैसे पास्ट पेपर का ही सवाल था लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा अमेंड कर दिया है। ठीक है, तो हमारे नोट्स में शायद ये 31वां सवाल था, 31 क्वेश्चन था, जिसके अंदर मैंने कुछ एडिशन वगैरह कर दी हैं, चीजें ऐड कर दी हैं ताकि क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए। अभी तो इसमें मैंने प्रॉफिट की रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी बनवानी है, मतलब वो बनवाएंगे तो फिर मुकम्मल हो जाएगा। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में वो कहता है, हाँ जी रिवीजन के लिए है, वो कहता है कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है जिसका नाम है फैल्कन और अगस्त 2025 का डाटा है, आपको बजटेड प्रोडक्शन 12,000 यूनिट्स की दी हुई है। यूनिट्स, प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं 12,000, ये बजटेड प्रोडक्शन है 12,000 यूनिट्स, और ये कार्ड दिया हुआ है पर यूनिट के लिए। लेकिन मैंने कहा था ये कार्ड हमारी मर्जी का होना चाहिए, इसमें सेल प्राइस तो ठीक है लेकिन ये अंदर ब्रेकअप नहीं दिया हुआ, और ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए हैं ये बड़ा कॉमन पॉइंट है, इसमें से अभी फिक्स और वेरिएबल सेपरेट नहीं करके दिए हुए, फिक्स और वेरिएबल सेपरेट नहीं करके दिए हुए। ठीक है, तो आपको फिक्स और वेरिएबल सेपरेट करने पड़ेंगे कार्ड में। उसके बाद अब इसमें फिक्स देखो, कहीं और क्वेश्चन में फिक्स दिए हुए हैं या वेरिएबल दिए हुए हैं जी, ये फिक्स एक्चुअल दिए हुए हैं शायद, और ये बजटेड फिक्स्ड एफओएच एस्टिमेटेड या बजटेड। तो कार्ड हमें बनाना पड़ेगा, कार्ड बनाए बगैर हमारा सवाल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर वर्किंग में कार्ड बना लेता हूँ पहले, क्योंकि कार्ड हमें चाहिए होता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड थोड़ा नीट करके बना लेते हैं, अगर वैसे तो वहीं पे भी बना सकता था मैं सामने, ये वर्किंग में बनाना है, नीट सोल्यूशन का पार्ट नहीं होता। कार्ड की जरूरत पड़ती है सेल के वेरिएंस के लिए, जब स्टैंडर्ड प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन चाहिए। हाँ जी, तो स्टैंडर्ड सेल प्राइस पर यूनिट क्या थी, स्टैंडर्ड सेल प्राइस पर यूनिट मेरा ख्याल है 2500। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, हाँ जी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट में पहला मटेरियल, क्या नाम है मटेरियल का, गैमा, गैमा की कॉस्ट पर यूनिट। दूसरे मटेरियल का क्या नाम है, जीटा की कॉस्ट पर यूनिट। अब मैंने कहा था ये जो होता है इसका ब्रैकेट, अंदर ब्रैकेट चाहिए लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हेडिंग देनी नहीं होती, लेकिन मैंने कहा था पहले रेट्स लिखेंगे फिर इनटू क्वांटिटीज। तो रेट तो नहीं दिया हुआ, रेट नहीं दिया हुआ, लेकिन 4 kgs पर यूनिट है। अगर ये 4 kgs है और ये 800 रुपए पर यूनिट है, 800 रुपए पर यूनिट है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या रेट होगा, हाँ जी क्या रेट होना चाहिए, एक्स रख के निकाल लो, तो मेरा ख्याल है ये 200 रुपए पर केजी आता है, ऐसे ही है। दूसरा जो मटेरियल है, हाँ जी सेकंड जो मटेरियल है उसका भी शायद स्टैंडर्ड रेट नहीं दिया हुआ। केजी कितने दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड 6 kg, और बाहर कॉस्ट दी हुई है 900। चलो मैं इधर माइनस लगाता जाता हूँ जी, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड प्रॉफिट चाहिए होता है। तो ये बैलेंसिंग फिगर निकालो कितना आता है, 150 रुपीज पर केजी, ये स्टैंडर्ड रेट है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इधर रेट चाहिए पर आवर और इनटू लेबर आवर्स पर यूनिट चाहिए।
तो मेरा ख्याल है उसने लेबर आवर्स तो दिए हुए थे, 2 लेबर आवर्स दिए हुए थे। हाँ जी। और ये बाहर क्या है, 300। तो इसका मतलब है ये बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, 150 रुपीज पर आवर। उसके बाद एफ की जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट, इसके अंदर वेरिएबल एफ आते हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट आती है, वो भी लेबर आवर पर बेस कर रही है, इनटू 2 लेबर आवर, तो ऐसे ही आ जाएंगे। ये नहीं पता और ये भी नहीं पता। फिर उसके बाद आते हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की कॉस्ट, ये भी रेट नहीं पता, लेकिन लेबर आवर पता है जी। अब ये सेपरेशन आपको पता नहीं कितनी दफा आती है, ये पॉइंट है। कार्ड को दोबारा बनाने की मकसद यही था कि ये आपको एफ इकट्ठे दिए हुए थे और हमें सेपरेट चाहिए होते हैं। और ये आई कैप के सवालों में ये पॉइंट बड़ा फेमस है कि आपको ओवरहेड्स इकट्ठे दे देता है, उसमें से फिक्स और वेरिएबल सेपरेट करने होते हैं। जी जनाब। तो मैंने कहा था ये गिवन है आपको, कितना दिया हुआ था ओवरहेड्स, 260 रुपए पर यूनिट। अब मैंने बताया था कि सबसे पहले इसमें फिक्स निकलता है, ये बैलेंसिंग फिगर होता है। ठीक है, अब फिक्स का चाहे पर यूनिट निकालो या ये वाला निकालो, वो आपकी चॉइस है। पर आवर या पर यूनिट वो आपकी चॉइस है। जी, किसी ने निकाला है फिक्स, एक्चुअल डेटे से निकलते हैं बजटेड से। जी, बजटेड से। तो आपको उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था, ये लिखा हुआ था बुलेट नंबर 5 में, फिक्स्ड ओवरहेड 1.2 मिलियन के एस्टिमेटेड या बजटेड है, और वो बेस किस पे कर रहे हैं, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर। तो क्वेश्चन के मुताबिक तो वो लेबर आवर पर बेस कर रहे हैं। तो लिखते हैं जी नीचे यहाँ पे, फिक्स्ड ओ ए आर क्या आएगा, पर आवर। जी, क्या फॉर्मूला होता है इसका, क्या फॉर्मूला होता है, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये 1.2 मिलियन दिया हुआ है। मैंने कहा था किसी भी चीज के साथ बजटेड लिखा हुआ आ जाए, क्या लिखा हुआ आ जाए, ये अभी रूल बताया था ऊपर, अगर किसी भी चीज के साथ बजटेड लिखा हुआ आ जाए तो आपने उसका स्टैंडर्ड पर यूनिट लेकर इनटू क्या कर देना है, बजटेड। तो ये लेबर आवर स्टैंडर्ड क्या थे, लेबर आवर थे स्टैंडर्ड 2 घंटे पर यूनिट, इनटू बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, वो ऊपर बुलेट 1 में दिए हुए थे 12,000 यूनिट्स। तो ये 1.2 मिलियन डिवाइडेड बाय 24,000 लेबर आवर्स, क्या आता है पर आवर, 50 रुपीज। तो ये नहीं निकला, ये निकला 50 रुपीज पर आवर। ये नोट 1 से ये आया है 50 रुपीज पर आवर। तो इसका मतलब है 50 इंटू 2 करेंगे तो 100 रुपीज ये है। जी जनाब। ये कार्ड बनाकर अगर आपने सेपरेट कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया तो आपको आगे मुश्किल होनी है। कार्ड को प्रॉपर अपनी शक्ल, इतना साफ बनाने की जरूरत नहीं है, उधर ही बना लें या नीचे रफ सा बना लें। जी ये कितना आता है, ये कार्ड बनाए बगैर सवाल शुरू करेंगे तो खपते रहेंगे जी। मेरा ख्याल है ये आता है 160 रुपीज पर यूनिट, और शायद ये आ जाएगा 80 रुपीज पर आवर की बैलेंसिंग फिगर, ऐसे ही है। कार्ड इज मुकम्मल। अब आपका कार्ड मुकम्मल हो गया है, तो अगर मैं यहाँ स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकालना चाहूँ पर यूनिट, तो मेरे पास स्टैंडर्ड प्रॉफिट आ सकता है। उसकी क्यों जरूरत पेश आती है, क्योंकि हमने सेल वॉल्यूम वेरिएंस में चलना है। क्वेश्चन में बताया ना हो कि मार्जिनल है या एब्जॉर्प्शन है, तो मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट एब्जॉर्प्शन से पूरा चैप्टर होगा ये वाला। अगर मार्जिनल कहता तो फिर मैं इसको छोड़ देता,
फिक्स को छोड़ के कंट्रीब्यूशन तक करता। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट से ही पता चल रहा है, जब उसने ये वेरिएंस मांग लिए फिक्स्ड ओवरहेड का, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, पता लग रहा है कंपनी कौन सी कॉस्टिंग यूज कर रही है, एब्जॉर्प्शन। जी माइनस करो, बताओ क्या आता है, 240 पर यूनिट। ले जी, ये कार्ड मुकम्मल हो गया, ये हमारी वर्किंग वन होगा, ये हमारी वर्किंग वन होगा। तो आप समझ लें आपने पहले दो पेज छोड़ देने हैं, क्योंकि पहले दो पेजेस पे तो ये रिक्वायरमेंट्स करनी है, उसके बाद तीसरे पेज से ये वर्किंग शुरू हो जाएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। जी अच्छा जी, अब आ जाए जनाब, ये कार्ड बन गया। अब डेटा क्या दिया हुआ था, कहता है एक्चुअल सेल 12,500 यूनिट्स है, और एक्चुअल सेल प्राइस कितनी है, 2300। मैंने कहा था प्राइसेस या रेट्स मुझे पर यूनिट, पर केजी, पर लीटर चाहिए, तो ये पर यूनिट ही है, सेल यूनिट्स टोटल में है। डिटेल आपको क्या दी हुई है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज की, फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो 1200 यूनिट्स की है, फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री 1200 यूनिट्स की है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 1500 यूनिट्स की है। अगर आपको फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री दे दी और सेल दे दिया है, तो जो एक्चुअल आउटपुट है प्रोडक्शन यूनिट्स वो मिसिंग होंगे, वो क्या होंगे, मिसिंग होंगे। तो यहाँ पर अब आपको ये फॉर्मूला लगाना था ओपनिंग वर्किंग टू में, वर्किंग टू में, या चलो देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो फिर देख लेंगे, इसकी मदद से हमारे वो निकलने यूनिट्स जो प्रोड्यूस किए हैं। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्यों दी है, ताकि आप ईपीयू शिपयू निकाल सकें। 1000 यूनिट्स हैं 60% कंप्लीट ओपनिंग में, और 500 यूनिट्स हैं 80% कंप्लीट। कहता है मटेरियल बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस पे ऐड हो जाता है, इसका मतलब है इसके अंदर 100% मटेरियल लग चुका था, और कन्वर्जन कितनी लगी थी, 60%। ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होता है ये ब्रॉड डाउन होता है फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, ये पिछले महीने के कंप्लीशन रेट है। क्लोजिंग के जो कंप्लीशन रेट हैं वो करंट मंथ के हैं, वो किस मंथ के हैं, करंट मंथ के हैं। कंपनी फाइफो मेथड यूज करती है, कौन सा मेथड यूज करती है, इसका मतलब है यहाँ पर ईपीयू भी फाइफो से निकालनी है, प्रोसेस अकाउंट भी फाइफो से बनना है, और जब नीचे मटेरियल का वेरिएंस निकालना है तो प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी परचेज नहीं लेनी, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड लेनी है, ये बात याद रखना। फाइफो लिखने का मतलब है कि आपका ईपीयू भी फाइफो से बनानी है, इसके दो इम्प्लीकेशंस आएंगी। दूसरा, जब आप मटेरियल का प्राइस वेरिएंस निकालेंगे, वहां पर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट के बाहर जो मटेरियल की एक्चुअल क्वांटिटी लेनी है, वो एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड लेनी है। अब उस यूज्ड को इधर लिखा हुआ है पर इशूड टू प्रोडक्शन, इसको यूज्ड भी कहते हैं। देखें गैमा मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, और ये सारे एक्चुअल रेट्स दिए हुए हैं, परचेज रिटर्न भी दी है, परचेज भी दिया है। तो अब आपने एक्चुअल ये रेट्स हैं सारे माइनस करके रिटर्न जो बाकी केजी बचेंगे वो यूज करते जाने, ठीक है, गैमा का भी और जीटा का भी। ये एक्चुअल रेट्स होते हैं जो कार्ड में ये नजर आ रहे हैं, गैमा को अलहदा सॉल्व करेंगे, जीटा को अलहदा। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब लेबर एफओएच, एक्चुअल लेबर के 26,000 घंटे पे किए हैं, ये टोटल एक्चुअल लेबर आवर्स हैं। पेड का मतलब है इसमें प्रोडक्टिव टाइम की भी वेजेस दे दी हुई है, और नॉन प्रोडक्टिव टाइम की भी शामिल है। कहते हैं इसके अंदर 10% आइडल टाइम शामिल है, तो करे जरा इसको तोड़े, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव में तोड़े। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ते हुए इसको नहीं तोड़ा तो ये आपकी गलत है रीडिंग। तो 26,730 में से ये टोटल एक्चुअल आवर्स हैं, इसमें से प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं और आइडल कितने हैं। जी आइडल तो आएंगे 2673, और प्रोडक्टिव 24057। मैंने कहा था लेबर की कॉस्ट या जो भी है रेट आपको पर आवर पे चाहिए, निकालें जी एक्चुअल रेट्स क्या आते हैं, एक्चुअल रेट्स निकालें। ये जो 4 मिलियन है इसको किस पे डिवाइड करेंगे, बताओ भाई, 4 मिलियन को किस पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि लेबर कॉस्ट टोटल टाइम की पे की जाती है, तो 4 मिलियन को इस टोटल पे डिवाइड करना है। हाँ वेरिएबल ओवरहेड्स या ओवरहेड्स प्रोडक्टिव टाइम के होते हैं, वेजिस पूरे टाइम की होती है।
4 मिलियन को डिवाइड करें 26,730 पे, तो एक्चुअल रेट आ जाएगा जी, कितना आता है? 120 149.5, आगे, फिर आगे 55 ही है जी, 149, तो 4 मिलियन को डिवाइड करना है 26730, 149.6446, कम से कम ये। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स निकालो। वेरिएबल ओवरहेड्स में 2 मिलियन को डिवाइड करना है और ये रेट भी पर आवर चाहिए। तो 2 मिलियन को अब आप 26,000 पे डिवाइड नहीं करेंगे, ये प्रोडक्टिव टाइम पे डिवाइड होता है। याद रखें, ये प्रोडक्टिव टाइम के होते हैं, ये प्रोडक्टिव टाइम। आपने 2 मिलियन को डिवाइड करना है 24057, तो ये आता है मेरा ख्याल है 83.13588 या 59। फिक्स हमें टोटल ही चाहिए होते हैं, इसका पर आवर नहीं चाहिए, फिक्स हमें टोटल में ही चाहिए। ले जी, आ जाए जनाब। अब हमने अपना सोल्यूशन करना है और ये वर्किंग्स को हम नीचे शिफ्ट करते जाएंगे। तो हमारा जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में सबसे पहले उसने हमसे क्या मांगा है? उसने क्या है, ईपीयू निकालो। 2 नंबर, नंबर बहुत थोड़े हैं ईपीयू के, हालांकि इसमें प्रोसेस अकाउंट भी बनाना होता है। तो ईपीयू निकालना है, तो उसके लिए लिखें जी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, फाइफो मेथड से। फाइफो मेथड से एलिमेंट वाइज निकालना होता है। तो कितने एलिमेंट्स लेते हैं, कितने एलिमेंट्स लेते हैं जी, कितने एलिमेंट्स लेंगे? मैंने कहा था क्योंकि प्रोसेस 2 नहीं है, तो प्रोसेस 1 की तरह इसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स लेंगे, एक मटेरियल और एक कन्वर्जन। वैसे भी कंप्लीशन रेट भी 2 ही दिए हुए हैं, मटेरियल और कन्वर्जन, और ये प्रोडक्ट के यूनिट्स लेने हैं। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, केजी यूनिट्स में प्रोडक्ट के यूनिट्स के लिए ईपीयू बनाते हैं, इससे प्रोडक्शन यूनिट्स निकलने हैं। तो मैंने कहा था इसमें 4 चीजें आती हैं ईपीयू में। हाँ जी, कितनी चीजें आती हैं? 4 चीजें। कौन सी 4 चीजें आती हैं? फाइफो मेथड हो अगर, एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, एक दो लाइनें छोड़ दें, प्लस एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम करंट इनपुट। फिर आता है एबनॉर्मल लॉस या गेन। इस सवाल में लॉस का जिक्र ही कोई नहीं था। एबनॉर्मल लॉस या गेन अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन नहीं था। क्लोजिंग WIP, 4 चीजें होती हैं वैसे मैक्सिमम, तो इसमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स लेंगे। तो ये हमारे पास ईपीयू का जवाब आएगा, जो तमाम वेरिएंसेस के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स का काम करेगा। ये तमाम वेरिएंसेस जो भी निकालने हमने, उनमें जब एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी तो वो ईपीयू से। ले जी, मैंने कहा था ये बनाने के लिए प्रोसेस अकाउंट पहले मैं यूनिट्स में बनाता हूँ ताकि गलती ना हो। तो वर्किंग नंबर 2 करने लगा हूँ इधर, मैं वर्किंग 1 कार्ड कर चुका हूँ। मैं इसी के बीच में वर्किंग कर रहा हूँ, वैसे ऐसे करते नहीं होते, मैं साथ साथ ही वर्किंग्स कर रहा हूँ जी। वर्किंग 2, क्वांटिटी ब्रेकअप कहते हैं इसको। प्रोसेस अकाउंट इन यूनिट्स।
जी डेबिट साइड पे सबसे पहले क्या लिखते हैं? हाँ जी, क्या लिखा जाता है डेबिट साइड पर? हाँ जी, ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं लिखते इसमें, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन के यूनिट्स। हाँ जी, कितने यूनिट्स दिए हुए थे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के? ओपनिंग 1000 यूनिट्स पूरे पूरे लिखने होते हैं। इनपुट ऑफ करंट मंथ, यूनिट स्टार्टेड बताए होंगे, करंट मंथ में कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की है? जी देखो जी, करंट मंथ में कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की है? प्रोडक्ट के यूनिट्स चाहिए, बताओ जी कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की है? ये क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, ये नहीं दिए हुए, खपते रहे, यूनिट स्टार्टेड लिखा होना चाहिए था। यूनिट स्टार्टेड, मटेरियल नहीं लेना, यूनिट स्टार्टेड लेने हैं, उसके आगे मटेरियल लिखते हैं। प्रोडक्ट के यूनिट स्टार्टेड नहीं दिए हुए, स्टार्टेड यूनिट्स। उसके बाद नॉर्मल लॉस कोई नहीं है, नॉर्मल लॉस नहीं है, ना अब नॉर्मल लॉस है। एक्चुअल आउटपुट फाइफो में, एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 1000 यूनिट्स, कंप्लीटेड फ्रॉम करंट इनपुट, ये भी नहीं है, ये आउटपुट भी नहीं है। हाँ जी, ये आउटपुट भी नहीं है। ये आउटपुट भी नहीं दी हुई। जो इसके नीचे आती है, क्या आपने कितने यूनिट्स कंप्लीट करके ट्रांसफर किए हैं? कितने यूनिट्स कंप्लीट करके प्रोडक्ट के ट्रांसफर किए आगे, नहीं बताए हुए। क्लोजिंग WIP के यूनिट्स दिए हुए हैं। हाँ जी, कितने दिए हुए थे क्लोजिंग के? 500। अब दो चीजें मिसिंग है, इनपुट भी मिसिंग है, आउटपुट भी मिसिंग है। दोनों में से कोई एक बैलेंसिंग आएगी और एक को फाइंड आउट करना होगा। तो जब भी ये एक्चुअल आउटपुट ना दियो, प्रोडक्ट की सेल इन्वेंट्री वगैरह दियो, तो ये निकल सकते हैं। तो नीचे लिखें नोट 2 में, ये वाले यूनिट्स निकाल सकते हैं हम, प्रोडक्शन यूनिट्स। वो कैसे? ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक गिवन है प्रोडक्ट का, ये इसीलिए दिया हुआ था, प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक का स्टॉक इक्वल टू सेल यूनिट्स। तो अब ये एक्चुअल डाटा इसमें प्लग इन करें, बताएं जी। हाँ जी, ओपनिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स कितने दिए हुए थे? ये अगर ना दिया होता फिर इनपुट दी होती। जी, ओपनिंग के यूनिट्स कितने दिए हुए हैं फिनिश गुड्स के, वर्क इन प्रोसेस के नहीं? 1200। ये फाइंड कर लेने हैं, क्लोजिंग है 1500 और एक्चुअल सेल यूनिट्स 12500। हाँ जी, तो ये प्रोडक्शन यूनिट्स या एक्चुअल आउटपुट आ जाएगी 12800 यूनिट्स। तो ये नोट 2 में आएंगे 12800 यूनिट्स इधर से। अब आपके ये प्रोसेस अकाउंट को कंप्लीट कर लिया हमने। अगर हम प्रोसेस अकाउंट ना बनाते तो हम खपते रहते। प्रोसेस अकाउंट बनाने से हमें ये पता चलता है कौन से यूनिट्स गिवन है और कौन से प्रोडक्ट के यूनिट्स मिसिंग है। जी कितने आते हैं? क्रेडिट साइड पे टोटल आ जाएंगे 13300 यूनिट्स, और डेबिट साइड पे ये जो इनपुट है इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी 12300 यूनिट्स। स्ट्रक्चर्ड वे में चलते जाएं तो मसला नहीं है। हाँ, अगर इनपुट दी होती फिर ये बैलेंसिंग आ जाता 12800। अब दो चीजें मिसिंग है तो कोई डाटा ढूंढे, हमने प्रोडक्ट के यूनिट्स चाहिए थे तो सेल शेल उसके जरिए निकाल ली। ये कितने आते हैं यूनिट्स बैलेंसिंग फिगर?
कंप्लीटेड फ्रॉम करंट इनपुट 11,800। चलें जी, ईपीयू निकालें, शाबाश। अब ईपीयू कैसे निकालेंगे? मैंने कहा था ईपीयू निकालने के लिए प्रोसेस की कौन सी साइड देखेंगे। हाँ जी, हमने कहा था प्रोसेस की कौन सी साइड को देख के ईपीयू बनती है। क्रेडिट साइड से ईपीयू बनाते हैं। नॉर्मल लॉस तो है कोई नहीं। हाँ जी, ये जो एक्चुअल आउटपुट है 1000 यूनिट्स की, एक्चुअल आउटपुट 1000 यूनिट्स की है। इसके ऊपर मटेरियल बिगिनिंग पे ही लग चुका था पिछले महीने ही, पिछले महीने से आया ना। 100% मटेरियल लग चुका था, 60% कन्वर्जन लग चुकी थी लास्ट मंथ में। इस पे लास्ट मंथ 100% मटेरियल लग चुका था, 60% कन्वर्जन लग चुकी थी। अब करंट मंथ की परसेंटेजेस आपने लेनी है। हाँ जी, मटेरियल कितना लगेगा? 0%, और कन्वर्जन रिमेनिंग कितनी लगेगी? 40%। तो ये यूनिट्स कंप्लीट होंगे। रिमेनिंग लेना होता है, लास्ट मंथ वाली नहीं लेनी, करंट मंथ की लेनी है परसेंटेजेस। हाँ जी बताओ। 1000 यूनिट्स, मेरा ख्याल है ये 400 यूनिट्स आ जाते हैं। इसके बाद ये 11,800 पूरा आना है, ये पूरा पूरा आना है 11,800। जी, क्लोजिंग WIP अपनी कंप्लीशन के मुताबिक। तो क्लोजिंग के अंदर परसेंटेज मटेरियल तो बिगिनिंग पे लग जाता है, तो मटेरियल 100%, ये करंट मंथ की परसेंटेज है। और कन्वर्जन कितनी लगी हुई है? 80%। 80% कन्वर्जन। जी जनाब। 500 यूनिट से 500 यूनिट्स, और ये क्या आ जाते हैं? 400 यूनिट्स। सो इट विल बी, मेरा ख्याल है 12,300 यूनिट्स, और ये 12,600 यूनिट्स। अब ये जो यूनिट्स आए हैं ये आगे इस्तेमाल होने हैं, ठीक है। जहां प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, मटेरियल के वेरिएंसेस में ये वाले प्रोडक्शन यूनिट्स इस्तेमाल होंगे, बाकी सारे वेरिएंसेस में जब भी एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी तो ये ईपीयू से उठाएंगे। हाँ जी ठीक है, ऐसा ही था। नहीं निकला। जी, तो ईपीयू मांगा हुआ था तो सबसे पहले ईपीयू निकालना था। अब आते हैं मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। जी, मटेरियल के वेरिएंसेस निकालने हैं। किसके वेरिएंसेस निकालने? मटेरियल के। तो मटेरियल के वेरिएंसेस में पहला वेरिएंस कौन सा है? मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट पर केजी माइनस एक्चुअल रेट पर केजी, और मटेरियल के एक्चुअल केजीज या क्वांटिटी परचेज आती है, लेकिन इस सवाल में यूज्ड आएगी फाइफो की वजह से। क्या आएगी? यूज्ड। और मटेरियल भी एक नहीं है, दो हैं। हाँ जी, कितने मटेरियल हैं? पहले गैमा को सॉल्व करें, फिर जीटा को। तो गैमा टोटल 60,000 केजी यूज हुआ है। कितने केजी? तो फाइफो मेथड में पहले ओपनिंग वाले यूज होते हैं, फिर नए आने वाले यूज होते जाते हैं। तो देखिए जी, ये 2000 केजी पहले यूज हुआ होगा, फिर ये 4000 केजी 190 के रेट वाला, ये एक्चुअल रेट है, ये यूज होना है, लेकिन इसकी रिटर्न भी थी। तो हमने 4000 केजी नहीं लेना, इसको नेट करके 3000 केजी यूज हुआ होगा। चार क्यों नहीं है? क्योंकि वो पड़ा ही नहीं हुआ है। 1000 तो वापस दे दिया सप्लायर को। मुझे कैसे पता चला कि इसमें से माइनस करना है? क्योंकि ये दोनों रेट देखें 190 वाले सेम है। पहले कितने केजी यूज करेंगे? पहले 2000 केजी यूज करेंगे 220 वाले, फिर
3000 केजी यूज करेंगे 190 वाले, फिर जो बाकी केजी बचेंगे वो यूज करेंगे 195 के रेट पे। तो लिखें जी, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, और क्या नाम है उस मटेरियल का? गैमा। तो यहाँ पे पहले केजी लिख लें, 3 दफा केजी आएंगे, टोटल 60,000 केजी यूज करने। 3 स्लाइसिस क्यों बनेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में 3 एक्चुअल रेट्स हैं। पहला एक्चुअल रेट, ओ सॉरी, पहली क्वांटिटी कितनी है? पहली क्वांटिटी कितनी कंज्यूम करेंगे? 2000 केजी ओपनिंग में से। फिर 4000 था, लेकिन हम 3000 केजी यूज करेंगे, 1000 वापस हो गए, 190 का एक्चुअल रेट है। ये कौन सा रेट है? हाँ जी, मेरा ख्याल है बाकी 190 और ऊपर क्या था रेट? 220 रुपए पर केजी। तीसरा रेट क्या था? वन, कितना है तीसरा रेट? 190। कितने केजी यूज होंगे नहीं बताया, बैलेंसिंग निकाल लो। हाँ जी, कितने आते हैं? चलो डाटा खुद प्लग इन करो अब बाकी, और आंसर निकालो। इसी तरह जीटा का भी खुद करो, चलो खुद करो, शाबाश। मैंने एक बता दिया है इसमें, 60,000 केजी यूज लेने हैं, तो लेकिन वो आपको इस तरह टुकड़ों में लेने पड़ेंगे, और जो आंसर आएगा इस सबको बॉक्स बना के प्लस कर लेंगे। लेकिन ये अभी एक मटेरियल का आएगा, दूसरे का भी ऐसे ही होना है। करो। खुद करें और मुझे आंसर बताएं। अच्छा जी, ये मैंने मटेरियल का प्राइस वेरिएंस दिया था, तो स्टैंडर्ड रेट क्या था? 200 पर केजी। 200 पर केजी। एक्चुअल रेट पहले ही लिख चुके हैं, तो ये मेरा ख्याल है 40,000 का एडवर्स था, ये 30,000 फेवरेबल, और ये 275,000 का फेवरेबल, ऐसे ही है। तो फाइनल आंसर क्या है इसका? 265,000 फेवरेबल। ये था मटेरियल गैमा का। इसी तरह जीटा जो था, मटेरियल जीटा का प्राइस वेरिएंस, उसमें आपके टोटल 70,000 केजी हैं, और उसमें भी 3 प्राइसेस हैं। 3 प्राइसेस हैं, 140, 150, 155। ठीक है, तो 3 प्राइसेस हैं जी। टोटल 70,000 केजी मटेरियल यूज हो रहा है। ओपनिंग में से 4000 केजी था, लेकिन वापस भी हो गया 140 के रेट पे, 3500 केजी काउंट होगा। 500 केजी वापस हो गया, तो 3500 केजी 190 के रेट पे, नहीं 140 का रेट था, 140 रुपीज पर केजी। फिर 4000 केजीज थे, और रेट था 150 पर केजी। बाकी अब हमारे पास जो है ये 52500, 62500 केजी यूज्ड बैलेंसिंग फिगर आएगा। 155 पर केजी का रेट है। स्टैंडर्ड रेट कितना था? 150 रुपीज पर केजी। तो जितने एक्चुअल रेट्स हैं उतने ये स्लाइस बनेंगे। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा, मेरा ख्याल है 35,000 का फेवरेबल, ये जीरो आएगा, और ये एडवर्स आ जाएगा 312500।
अब हम इसको जब प्लस माइनस करेंगे 500, तो इन दोनों को प्लस माइनस करके हमारा आंसर फाइनल आएगा। ये करना है आपने, अगर आपने ये नहीं किया तो नामुकम्मल है। आपने ये दोनों प्राइस वेरिएंस के जो आंसर आए हैं इनको नेट करके ओवरऑल प्राइस वेरिएंस निकालना है। 12500 एडवर्स प्राइस वेरिएंस। उसके बाद उसने यूजेज नहीं मांगा बल्कि मांगा है मिक्स और यील्ड। तो मटेरियल का मिक्स और यील्ड वेरिएंस मांगा है। हाँ जी, मटेरियल का मिक्स और यील्ड वेरिएंस मांगा है। तो मैं मिक्स वेरिएंस को कहा था आपको 6 कॉलम्स में करूंगा, मिक्स वेरिएंस और इसी तरह यील्ड वेरिएंस 6 कॉलम्स में। हाँ जी, तो मिक्स वेरिएंस में मैंने कहा था सबसे पहले मटेरियल्स के नाम लिखे जाते हैं। दूसरा कॉलम होता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स। ये कैलकुलेट करना पड़ता है। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड जो क्वेश्चन में दी होती है एट एक्चुअल मिक्स, ठीक है। वेरिएंस इन केजीज, स्टैंडर्ड रेट पर केजी और मिक्स वेरिएंस का आंसर। तो मटेरियल के नाम थे इस क्वेश्चन में गैमा और जीटा। हाँ जी, एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज की थी हमने 60,000 kg और 70,000 kg, तो टोटल आ जाएगी 1,30,000 kg। मैंने कहा था ये टोटल 1,30,000 kg टोटल सेम रहेगा, लेकिन इसको आप दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे? और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कार्ड से उठाएंगे। कार्ड से ये जो क्वांटिटी थी 4 kg और 6 kg, इससे स्टैंडर्ड मिक्स बनता है। कार्ड में जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इससे स्टैंडर्ड मिक्स बनता है 4 kg और 6 kg से। तो वो फिर हम करेंगे 4/10 6/10 इंटू 1,30,000 kg को ब्रेकअप कर लेंगे। ये 1,30,000 kg को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मेरा ख्याल है ये आ जाएगा 52,000 kg और 78,000 kg। तो ये 1,30,000 kg, ठीक है। -8,000 आता है और ये क्या आता है प्लस का 8,000। स्टैंडर्ड रेट क्या था 200 पर केजी, 150 पर केजी, मेरा ख्याल है 150 था। तो ये आ जाएगा शायद 160। हाँ, 1.6 मिलियन मतलब 16 लाख, 12 लाख। तो ये 4 लाख का क्या आ जाएगा एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा मिक्स, ठीक है। उसके बाद जो यील्ड वेरिएंस है वो कितना आता है बताएं। आंसर, फाइनल आंसर 1.7 मिलियन एडवर्स। चलो देखते हैं यील्ड वेरिएंस जी क्या आंसर है। और किसी का कोई डिफरेंट आंसर हो? यील्ड किया ही नहीं। हाँ जी, तो मटेरियल्स टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। उसके बाद टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, ऊपर से कॉपी करेंगे एट स्टैंडर्ड मिक्स। ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है ये पहले ही बाय डिफॉल्ट किस मिक्स पे होती है स्टैंडर्ड मिक्स पे होती है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने अंदर स्टैंडर्ड मिक्स कैरी करती है, मैंने कहा था। इसके बाद वेरिएंस इन केजीज,
स्टैंडर्ड रेट और यील्ड वेरिएंस लें जी। हाँ जी, मटेरियल्स के क्या नाम थे? गैमा और जीटा। मैंने कहा था ये जो कॉलम है टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो आप कार्ड से स्टैंडर्ड क्वांटिटी उठाएंगे। कार्ड से स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4 kg पर यूनिट, 6 kg पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन ईपीयू से उठाएंगे, क्योंकि हम ईपीयू निकाल आए हैं। तो मटेरियल के वेरिएंसेस में जो आपने ये ईपीयू निकाली थी, ये 12,300, 12,300 की ये एक्चुअल प्रोडक्शन उठाएंगे फॉर मटेरियल वेरिएंसेस। ये ईपीयू का आंसर उठाते होते हैं। अगर ईपीयू ना निकाली होती, फिर वो जो क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट आई थी 12,800, शायद ईपीयू का आंसर उठाना होता है, मटेरियल की ईपीयू। जी 29,200 आता है शायद ये, कि नहीं? नहीं, 49200 kg, सॉरी। और ये आ जाता है 75800 आना चाहिए, 75800। तो टोटल केजी आ जाएंगे 73800 जी। 123,000 केजीज। अच्छा जी, मैंने कहा था ये कॉलम कैसे आएगा, ये आपने ऊपर से कॉपी करना है, यही वाला जो अभी निकाला था, 52,000 केजीज और 8,000 केजीज, ये ऊपर से कॉपी करना है। वेरिएंस क्या आता है? 49, ये करें तो माइनस में आता है कितना? 2800 केजीज। और ये 4200 केजीज। स्टैंडर्ड रेट 200 था पर केजी, और इधर था 150 रुपीज पर केजी। तो ये आ जाता है, मेरा ख्याल है 560,000, 630। तो टोटल करें, आपने आंसर क्या बताया था? 117, गलत था। हाँ, यही तो गलती होनी थी, ये ईपीयू से उठानी है एक्चुअल प्रोडक्शन। जब आपने ईपीयू, नहीं तो जिसने ये ले ली एक्चुअल प्रोडक्शन में ये 12,800, वो गलत है। ईपीयू से उठाते होते हैं जब भी ईपीयू कर लिया है। तो ये जो मटेरियल की ईपीयू आई है, इसमें से मटेरियल के वेरिएंस के लिए जब भी एक्चुअल प्रोडक्शन जरूरत है ये लेंगे। बाकी अब सारे लेबर वेरिएबल एफओ फिक्स में जब भी एक्चुअल प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी तो 12,600 लेंगे, 12,800 नहीं। तो ये यील्ड वेरिएंस का आंसर आ गया। इसके बाद लेबर के वेरिएंस हैं जी। लेबर के वेरिएंसेस, लेबर के मांगे हुए ना, तो लेबर के वेरिएंसेस मांगे हैं। हाँ जी, निकाला हो किसी ने लेबर का? लेबर का रेट, लेबर एफिशिएंसी और आइडल टाइम भी है, और आइडल टाइम भी अनएक्सपेक्टेड है जी। तो लेबर का रेट वेरिएंस, ये डेटा इस्तेमाल होगा। ये घंटे 26,000 हैं, रेट हमने निकाला था ये कोई 149.6446 समथिंग। तो लिखें जी आकर लेबर का रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट पर आवर 150 था, एक्चुअल रेट पर आवर 149 पॉइंट समथिंग। तो मैं यहाँ नीचे नोट 3 में लिख रहा हूँ एक्चुअल रेट कैसे निकाला हमने। मेरा ख्याल है 2 मिलियन था, 4 मिलियन था, डिवाइडेड बाय टोटल एक्चुअल आवर्स 26,730 घंटे। तो ये नीचे नोट में लिख लेना कि ये एक्चुअल आवर्स कैसे, एक्चुअल रेट कैसे निकाला जी।
तो 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 26,730, 149.64459 पर आवर। और बाहर आ जाते हैं टोटल एक्चुअल आवर्स। तो ये आंसर आ जाएगा तकरीबन 9500 का फेवरेबल। क्या कहते हैं? इतना ही है। लेबर रेट के बाद आता है लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या फॉर्मूला होता है इसका? टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड। टोटल एक्चुअल आवर वर्क और इनटू बाहर आता है स्टैंडर्ड रेट। टोटल एक्चुअल आवर वर्क नहीं है तो नीचे नोट नंबर 4 में लिखेंगे टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड प्रोडक्टिव वाले। तो 26,730 घंटे थे जिसमें से 10% आइडल टाइम था। तो इसका 90% किया था 24057। अब ये जो स्टैंडर्ड आवर्स आएंगे, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब ये स्टैंडर्ड आवर कार्ड में दिए हुए थे, मेरा ख्याल है 2 घंटे इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। अब ईपीयू से उठाने जाके कन्वर्जन की जो ईपीयू से उठाने ये एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स 12600 था शायद। 12600 थे ईपीयू के जो यूनिट्स थे। एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स ये उठाने हैं कन्वर्जन में से 12600 ये। जब भी अब आपको एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी मटेरियल के अलावा सारे वेरिएंसेस में यही लेने हैं 12600 यूनिट्स। इसका इस्तेमाल ये था तभी निकाला था, नहीं तो वो तो बेकार है। हाँ जी, क्या आंसर आता है? मेरा ख्याल है ये 25,200 आता है। 25,200 घंटे टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स 25057 और इनटू स्टैंडर्ड रेट 150 रुपए पर आवर जी। 17450। हाँ जी फेवरेबल। जी ठीक है। लेबर का ये रेट वेरिएंस, लेबर का एफिशिएंसी और एक लेबर का आइडल टाइम वेरिएंस भी होता है। आइडल टाइम वेरिएंस कैसे आता है? टोटल एक्चुअल आवर वर्कड माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स पेड। तो ये गैप आ जाएगा आइडल आवर्स का इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। ये माइनस में ही आता है जी। टोटल एक्चुअल आवर वर्क माइनस टोटल 2673 होगा मेरा ख्याल है। 2673 इंटू 150 करें तो 400950 का एडवर्स। 400950 ठीक है। लेबर के वेरिएंस हो गए। अब आ जाए वेरिएबल ओवरहेड्स के। किसके? वेरिएबल ओवरहेड्स के। वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस। हाँ जी, किसी ने निकाले हो? वेरिएबल ओवरहेड्स के क्या निकलेंगे वेरिएंस? कौन से मांगे हैं उसने? कहता है रेट निकालो और एफिशिएंसी निकालो। रेट निकालो और एफिशिएंसी। तो वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी आसान है, वो पहले चाहे निकाल लें, रेट बाद में निकाल लें। हाँ जी, या चलो साथ साथ ही निकालते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट कार्ड में दिया हुआ नहीं था, मैंने निकाला था वेरिएबल ओवरहेड का कार्ड में स्टैंडर्ड रेट निकाला था। ये है, ये स्टैंडर्ड रेट था वेरिएबल ओवरहेड का, ये जो निकाला है ये 80 रुपए पर आवर। 80 रुपए पर आवर।
एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड का रेट नहीं दिया हुआ तो नोट नंबर 5 में एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर आवर निकालना है। कैसे आएगा क्वेश्चन में? टोटल एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स दिए होंगे 2 मिलियन डिवाइडेड बाय टोटल एक्चुअल आवर्स पे डिवाइड करो जी। एक्चुअल आवर्स कितने थे? एक्चुअल आवर्स टोटल थे 26730, लेकिन ओवरहेड्स होते हैं प्रोडक्टिव टाइम के। तो अगर यहाँ पे 26 पे कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा, आई कैप नंबर कटेगा। और प्रोडक्टिव टाइम क्या है, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो, जो भी है प्रोडक्टिव टाइम काउंट करना है ओवरहेड्स में। आवर्स वर्कड लेने होते हैं। नॉन प्रोडक्टिव टाइम की पे तो देते हैं वर्कर को, लेकिन ओवरहेड्स नहीं होते। तो 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 24057, 83.13589। 24057 आवर्स जी। तकरीबन ये आता है आंसर 75440 का एडवर्स। ठीक है जी, ये रेट आ गया। एफिशिएंसी तो लेबर वाले ही कॉपी कर ले, वो तो सिंपल है। वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी के अंदर जो ब्रैकेट है वो तो अभी जो लेबर के लिए निकाला था एफिशिएंसी वही छापा है। हाँ जी, कितने घंटे निकाले थे लेबर के लिए? 25,200 घंटे अलाउड आवर्स थे। एक्चुअल आवर्स थे 24057 वर्क। और वेरिएबल ओवरहेड का जो स्टैंडर्ड रेट है वो 80 रुपए पर आवर है। 91 फेवरेबल, ये आंसर है। वेरिएबल ओवरहेड के बाद अब आ जाते हैं फिक्स्ड ओवरहेड में। हाँ जी, ये एक ही सवाल आपका अच्छा खासा टाइम ले गया है, लेकिन ये सवाल पूरे चैप्टर ये जानबूझ के इतना लेंथी बनाया है कि आप सारा चैप्टर एक ही सवाल करें और रिवाइज हो जाए। चलो इसी तरह का एक आधा और सवाल कर लो। तो ये बार बार सवाल ये करते जाएं, एक ये कर ले और एक लास्ट अटेम्प्ट का कर ले। 2 सवाल अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है जी। फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंस में पहला कौन सा होता है? फिक्स्ड ओवरहेड का स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर। इसको रेट वेरिएंस भी कह सकते हैं, स्पेंडिंग भी कहते हैं और एक्सपेंडिचर। क्या फॉर्मूला होता है इसका? बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट दी हुई है शायद, माइनस एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट। बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट थी मेरा ख्याल आगे चले। फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम नहीं मांगा उसने, वॉल्यूम नहीं मांगा, बल्कि फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी मांगा है, बिल्कुल लेबर की तरह। फिक्स्ड ओवरहेड का कौन सा मांगा है? एफिशिएंसी। तो इसमें तो वही जो अभी लेबर एफिशिएंसी वाला लिखा था, 25,200 के टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, वही एफिशिएंसी जो ऊपर भी लिखा हुआ है, माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड। बाहर जो रेट आएगा वो वेरिएबल का नहीं आएगा, बल्कि फिक्स का रेट आएगा, पर आवर वाला। हाँ, पर आवर वाला रेट कार्ड में 50 रुपए है। 50 रुपए जी। फेवरेबल आ जाना है 57150। यानी लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल एफिशिएंसी, फिक्स एफिशिएंसी के अंदर वाली चीज सेम है, बाहर का रेट सेम है और डिफरेंट है बस। उसके बाद आता है फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी वेरिएंस।
इसका फॉर्मूला होता है टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस टोटल बजटेड आवर्स। हाँ जी, बजटेड आवर क्वेश्चन में नहीं दिए होते, वो हमने रेट शेड निकालने में कहीं निकाले थे, बजटेड आवर्स निकाले थे मैंने कहीं, जब मैंने रेट निकाला था कहीं पे, बजटेड आवर्स जी, एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, ये निकाले हुए थे बजटेड आवर्स, ये बजटेड लेबर आवर्स, ये देखिए कितने निकाले हुए थे, 24,000 घंटे, एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, बजटेड लेबर आवर निकाले हुए थे फॉर बजटेड यूनिट्स, तो ये भी फेवरेबल आ जाएगा मेरा ख्याल है। कितना, 2850 ले जी, फिक्स के हो गए। इसके बाद उसने कौन से वेरिएंस मांगे हैं, आखिरी हैं सेल के वेरिएंसेस, क्योंकि इस सवाल में फिक्स के सारे ही मांगे हुए थे, तो यहां से पता चल गया था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, तो सेल के दो वेरिएंस निकलेंगे बस। सेल के दो वेरिएंस कौन से निकलेंगे, पहला वेरिएंस होता है सेल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल सेल प्राइस पर यूनिट कितनी दी हुई थी, एक्चुअल सेल प्राइस 2300 पर यूनिट, बजटेड सेल, ओ सॉरी बजटेड नहीं होता, स्टैंडर्ड सेल प्राइस पर यूनिट 2500 थी, और इनटू एक्चुअल सेल यूनिट्स 12500, देख लेना, तो ये एडवर्स आ जाएगा। हाँ जी, कितना आता है, 2.5 मिलियन। आगे आ जाओ, सेल का वॉल्यूम वेरिएंस, हाँ जी, इसका फॉर्मूला होता है, इसमें ना ले आना प्रोडक्शन यूनिट्स में सेल यूनिट्स आती हैं। हाँ जी, सेल वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल यूनिट्स माइनस बजटेड सेल यूनिट्स 12,000 थे, ठीक है, बजटेड सेल यूनिट्स 12,000 थे, बजटेड सेल यूनिट्स जी, बजटेड सेल यूनिट्स, ये अज्यूम किया जाएगा कि ये बजटेड प्रोडक्शन भी यही है, और बजटेड क्योंकि ये एक्चुअल डाटे में स्टॉक्स हैं, बजटेड डाटे में कुछ स्टॉक्स नहीं दिए हुए, ठीक है, तो बजटेड सेल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकाला था हमने 240 पर यूनिट कार्ड में जी, 1,20,000 नहीं होगा, 12 लाख होना चाहिए, जाने दो, या ऊपर वाला फिर 2.5 लाख होगा, 1,20 आता है, 500 जरब, ठीक है, 1,20 है और ऊपर वाला ठीक है, चलो बस सही है, फिर 1,20 ही होगा, फेवरेबल, ठीक है जी, तो ये मुकम्मल हो गया हमारा, क्या हो गया, मुकम्मल हो गया, बड़ा अच्छा सवाल था ये, हमारे वो पास पेपर का नोट्स का 31वां सवाल है तो ये पुराना सवाल, लेकिन मैंने इसके साथ थोड़ी छेड़छाड़ ऐसे की है कि इसमें जो नहीं मांगे हुए थे पेपर में, ये नहीं मांगा हुआ था लेकिन मैंने ये भी दे दिया, ये नहीं मांगे हुए थे मैंने ये भी दे दिए, ठीक है, ईपीयू सीपीयू सब मांगा हुआ था, यानी मैंने सिर्फ दो चीजें ऐड की हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी छेड़छाड़ की है, सेल यूनिट्स दिए हुए थे लेकिन मैंने प्राइस भी दे दिया है, तो आपका ये सवाल बहुत अच्छा बन गया, क्योंकि इसमें तकरीबन सारा टॉपिक कवर हो गया, आइडल टाइम भी कवर हो गया, ठीक है, अब 2025 का सवाल करने का टाइम नहीं रहा, बस ठीक है, वो अब आप खुद करेंगे, जो बात समझ ना आए वो पूछ लीजिएगा, वो वैसे आसान सवाल था, चले, ओके जी, अल्लाह हाफिज।